वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है मार्क्सियन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट को अलग अलग पर्सपेक्टिव यूज़ करके देख सकते हैं, जैसे मार्क्सियन पर्सपेक्टिव, गांधीयन पर्सपेक्टिव, लिबरल पर्सपेक्टिव, इस तरीके का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। आज हम मार्क्सियन पर्सपेक्टिव के बारे में जानने वाले हैं। मार्क्सियन पर्सपेक्टिव बेसिकली कार्ल मार्क्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है डेवलपमेंट को लेकर, जिस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू कार्ल मार्क्स ने बताया है, मार्क्सियन पर्सपेक्टिव में हम उसी चीज़ को समझते हैं। अगर आप लोगों को सिर्फ कार्ल मार्क्स के बारे में पता करना है तो कार्ल मार्क्स के रिलेटेड एक डिटेल क्लास मैंने ऑलरेडी करा के रखा है, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन आज का जो ये क्लास है, यहाँ पर मैं सिर्फ डेवलपमेंट के रिलेटेड जो भी पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात की है, सोसाइटी में किस तरीके का इवोल्यूशन आ रहा है, सोसाइटी के एनालिसिस किस तरीके से कार्ल मार्क्स ने की है, इन सारे चीज़ों के बारे में आज का ये क्लास है। हम जब इसी मार्क्सियन पर्सपेक्टिव को डेवलपमेंट को समझने के लिए यूज़ करते हैं तो हमें सिर्फ डायरेक्टली सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर नहीं फोकस करना है, हमें इसके रिलेटेड थोड़ा बहुत और कॉन्सेप्ट को जान लेना है। जैसे कार्ल मार्क्स ने कौन सी चीज़ों के ऊपर काम किया था, साथ ही साथ उन्होंने सोसाइटी को किस तरीके से देखा था, यहाँ पर चेंज किस तरीके से आता है, सोसाइटी में जो क्लास स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें भी हमें देखना इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ एग्ज़ाम में लिखने के वक्त इन सारे चीज़ों को भी पॉइंट आउट करना ज़रूरी है। तो हम पहले शुरुआत करते हैं, कार्ल मार्क्स ने किस तरीके का थ्योरीज के बारे में बात की है। कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर है, ये बहुत ही पॉपुलर फिलोसोफर है जिनका नाम हर कोई जानता है। अब कार्ल मार्क्स का जो बुक्स है, इनमें से दो इम्पॉर्टेंट बुक है, एक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दूसरा है दास कैपिटल, जिसके 3 वॉल्यूम्स है। कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी को इंटरप्रेट किया था, सोसाइटी में किस तरीके से इवोल्यूशन आया था, इसके बारे में उन्होंने बात की थी। उनका जो सबसे सेंट्रल आइडिया है वो है हमारा सोसाइटी का जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन जब होता है तो एक सोसाइटी जब दूसरे सोसाइटी में कन्वर्ट होती है, ये सारे चीज़ें बेसिकली मटेरियल या फिर इकोनॉमिक बेस के ऊपर डिपेंड करके होता है। यानी कि जो इकोनॉमी है, पैसा है, जो मटेरियल चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ही हमारी सोसाइटी का इवोल्यूशन का मेन रीज़न है। यहाँ पर मार्क के हिसाब से हमारे सोसाइटी में जो भी घटनाएं घटती है, जो भी चीज़ें हम देखते हैं लोगों के बीच में, क्लास स्ट्रक्चर, रिलीजियन, पॉलिटिक्स, ये सारे चीज़ें इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर सिर्फ हम प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पर हमारा मटेरियल बेस यानी कि इकोनॉमी ही सारे चीज़ों का मेन रीज़न है। कार्ल मार्क्स के हिसाब से हमारा जो सोसाइटी में कैपिटलिज्म है, जो हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद सोसाइटीज़ में देखते हैं, ये कैपिटलिज्म हमारे सोसाइटी का मेजर प्रॉब्लम्स का कारण है। सोसाइटी में जो हम एलिनेशन देखते हैं, पोलराइजेशन देखते हैं या फिर रिवॉल्यूशन देखते हैं, ये सारे चीज़ों का मेन रीज़न ही है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के वजह से ही हमारे सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स है, ये सारे चीज़ें देखी जाती है। यहाँ पर कार्ल मार्क्स के हिसाब से जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं वो प्रॉफिट के लिए लोगों को एक्सप्लॉयट करते हैं। वो अपना पैसा ज़्यादा कमाने के लिए जो लेबरर्स होते हैं या फिर वेज अर्नर्स होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयट करते हैं और उनसे ज़्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं। इसी से ही उनका थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू तैयार होता है। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू में किस तरीके से एक्सप्लॉयट किया जाता है लेबरर्स को, इसके बारे में उन्होंने बात की है। साथ ही साथ जो ये कैपिटलिस्ट सिस्टम है, इसका एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके का होता है, इसके बारे में इन्होंने सरप्लस वैल्यू थ्योरी में ही बात की है। ये चीज़ें हम क्लास में आगे भी देखने वाले हैं। अब हम देखते हैं कार्ल मार्क्स का सोसाइटी के बारे में किस तरीके का नज़रिया था। कार्ल मार्क्स के हिसाब से हमारा जो सोसाइटी है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक है बेस, दूसरा है सुपर स्ट्रक्चर। बेस को हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं, यानी कि सोसाइटी में एक ऐसा पार्ट है जिसको हम बेस कहते हैं, जिसका रिलेशनशिप डायरेक्टली
इकोनॉमी या फिर जो भी प्रोडक्शन के रिलेटेड चीज़ें हैं इनके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। जो भी चीज़ें इकोनॉमी और प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है उनको हम कहेंगे बेस, और जो सारे चीज़ें डायरेक्टली इकोनॉमी और प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होंगे उनको हम कहेंगे सुपर स्ट्रक्चर। जैसे कल्चर, रिलीजन, पॉलिटिकल पावर, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली इकोनॉमी के साथ रिलेटेड नहीं है, इनको कार्ल मार्क्स ने कहा है सुपर स्ट्रक्चर। अब ये जो बेस या फिर जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, इसको कार्ल मार्क्स ने दो हिस्सों में बांटा है। एक है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो भी चीज़ें हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करते हैं उनको कहा जाता है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जो चीज़ों के साथ या फिर जो लोगों के साथ, लोगों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको कहा जाता है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। ये सारी चीज़ों के ऊपर कार्ल मार्क्स ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जाहिर की थी। उनके जो भी वर्क्स है, उनके जो भी राइटिंग्स है, इनमें हम इस फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, ये सारे वर्ड्स बहुत बार देखते हैं। इस वजह से इसको थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि आगे भी जाकर हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है क्लास स्ट्रक्चर। ये यहाँ पर जो क्लास स्ट्रक्चर दिया गया है वो बेसिकली कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जिस तरीके का क्लास स्ट्रक्चर है, यानी कि कार्ल मार्क्स जिस टाइम पीरियड पर चीज़ें लिख रहे हैं उस टाइम पीरियड पर जिस तरीके का क्लास स्ट्रक्चर वो सोसाइटी में देखते हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। कार्ल मार्क्स के हिसाब से क्लास इज वंस पोजीशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी भी किसी भी व्यक्ति का जो प्रोडक्शन प्रोसेस में उसका पोजीशन होगा उसको वो कहते हैं क्लास। यानी कि यहाँ पर एक ग्रुप होता है जो प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो लोग मालिक होते हैं, और दूसरा वो लोग जो वहाँ पर काम करते हैं, लेबरर्स होते हैं। इन दो क्लास के ग्रुप में कार्ल मार्क्स ने डिवाइड किया था। उन्होंने दो क्लास का नाम रखा था, बोर्जुआ और प्रोलेटेरिएट। बोर्जुआ होता है जो ओनर क्लास होता है, जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, यानी कि जो भी फैक्ट्री के ओनर होंगे वो हो जाएंगे बोर्जुआ। इनको हम हेब्स या फिर रूलर्स भी कहते हैं। और दूसरे क्लास है प्रोलेटेरिएट। प्रोलेटेरिएट जिसके पास कोई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, यानी कि यहाँ पर वो लोग जो ओनर्स है या फिर जो भी फैक्ट्रीज है वहाँ पर जाकर काम करके अपने गुजारा करते हैं। इनको हम हैव नॉट्स या फिर रूल्ड भी कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक और क्लास है जिसको कहा जाता है पेटी बोर्जुआ, जिसको हम ट्रांजिशनल क्लास भी कहते हैं। अब कार्ल मार्क्स के जो भी राइटिंग्स हम देखेंगे या फिर हम देखते हैं वहाँ पर वो मेन फोकस रखते हैं दो क्लास के ऊपर, बोर्जुआ और प्रोलेटेरिएट के ऊपर। यहाँ पर कार्ल मार्क्स के हिसाब से हम सोसाइटी में बोर्जुआ और प्रोलेटेरिएट के बीच में कांस्टेंट एंटागोनिज्म देखते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में कॉन्स्टेंटली एक कॉन्फ्लिक्ट या फिर क्लास स्ट्रगल का सिचुएशन होता है। इसी को उन्होंने बाद में कहा था कि यही एक रिवॉल्यूशन का कारण बनेगा बाद में जाकर। अब ये क्लास स्ट्रक्चर के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि यहाँ से ही उन्होंने जो भी डेवलपमेंटल थ्योरीज दी है, डेवलपमेंट के रिलेटेड जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ दी है वो इस क्लास स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड कर ही दी है। अब हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर, जो है हमारा मार्क्सियन आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि कार्ल मार्क्स ने डेवलपमेंट के रिलेटेड क्या क्या आइडियाज़ की बात की थी। जब हम मार्क्सियन आइडिया ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये बेसिकली कार्ल मार्क्स के सोसाइटी की एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। यानी कि कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी को जिस तरीके से एनालाइज किया था उसके ऊपर बेस्ड कर ही मार्क्सियन आइडिया ऑफ डेवलपमेंट तैयार है। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस में सोसाइटी में इवोल्यूशन आता है इसके बारे में बात की है। उन्होंने जो स्टेजेस की बात की है वो है ट्राइबल, एशियाटिक, एंशियंट, फॉडल और कैपिटलिस्ट। ट्राइबल वो स्टेज है जहां पर सबसे पुराने ज़माने की जो सोसाइटी है उसको ट्राइबल कहा जाता है, जहां पर कोई ओनरशिप ऑफ लैंड नहीं होता है, लोग सिर्फ अपने लिए ही काम करते हैं और अपना खाना अपने खुद के लिए ही सिर्फ काम करते हैं। फिर आता है एशियाटिक। एशियाटिक में यहाँ पर जो ओनरशिप होता है लैंड का वो होता है कम्युनल बेसिस पर, इसको हम प्रिमिटिव कम्युनिज्म भी कहते हैं। एशियाटिक में जो ओनरशिप ऑफ लैंड होता है वो सभी लोग एक साथ मिलकर एक लैंड को
कल्टीवेट करते हैं और उससे जो भी फसल मिलती है हर कोई इसको इक्वली बांट लेता है। फिर धीरे धीरे हमारा सोसाइटी इवॉल्व होके होता है एंशियंट सोसाइटी में मास्टर और स्लेव्स का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि एक ग्रुप होता है जिसके पास पैसा होता है, वो मास्टर होता है और बाकी लोगों को वो स्लेव्स की तरह ट्रीट करता है। फिर है फॉडल में हम दो तरीके का ग्रुप्स देखते हैं, एक है लॉर्ड्स और दूसरे है सर्फ्स। लॉर्ड्स वो लोग हैं जिनके पास पैसा होता है जो बाकी लोगों को अपने अंडर काम देते हैं। फिर धीरे धीरे सोसाइटी और इवॉल्व होता है और तैयार होता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हम दो तरीके का क्लास देखते हैं, एक है बोर्जुआ, दूसरे है प्रोलेटेरिएट। बोर्जुआ वो क्लास है जिसके पास फैक्ट्रीज का ओनरशिप होता है और प्रोलेटेरिएट वो सारे लोग होते हैं जो उस फैक्ट्रीज में काम करते हैं। अब यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने जिस तरीके का सोसाइटी का एवोल्यूशन का बात की है, यहाँ पर जो भी स्टेजेस की बात की है, आप लोग देख सकते हो कि एंशियंट, फॉर्डल या फिर कैपिटलिस्ट जो भी सोसाइटी है, यहाँ पर हम दो ग्रुप्स देखते हैं, जहाँ पर एक ग्रुप रूल कर रहा है और दूसरा ग्रुप जो है वो उस रूलर की बातें मान रहा है। इस तरीके का सिस्टम में ऑलवेज एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट बनी रहती है और जिसके वजह से सोसाइटी में बहुत सारा तनाव का सिचुएशन आ जाता है। मार्क्स ने कहा है कि जो हमारे सोसाइटी का इवोल्यूशन है, यहाँ पर हम हर एक स्टेप में, स्टेज में हम अलग अलग तरीके का कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। और यहाँ पर जो भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बेसिकली मटेरियल कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, यानी कि जो हमारा पैसा है या फिर किसके पास चीज़ें हैं, मटेरियल चीज़ें हैं, इसके ऊपर बेस्ड करके ये कॉन्फ्लिक्ट होता है और ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बाद कार्ल मार्क्स ने कहा है कि सोशलिज्म आएगा, फिर आएगा कम्युनिज्म। सोशलिज्म में किसी भी तरीके का ओनरशिप ऑफ लैंड, प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट नहीं होगा। वहाँ पर सोशलिज्म में हर स्टेट के पास सारे राइट्स होंगे और वो सारे लोगों की वेलफेयर के बारे में सोचेगा। इस तरीके का मार्क्सियन आइडिया जो डेवलपमेंट का है वो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ हमें आगे बढ़ाता है। अब यहाँ पर जो मार्क्सियन आइडिया ऑफ डेवलपमेंट है, यहाँ पर हम देखते हैं प्रोडक्शन रिलेशन और इसके रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होता है। प्रोडक्शन प्रोसेस में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, यहाँ पर हम बेस या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। कार्ल मार्क्स के हिसाब से जो हमारा ह्यूमन सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है ये होता है बेसिकली मटेरियल कंडीशन के ऊपर बेस्ड करके। और यहाँ पर जो भी सोसाइटी में लोग हैं उनके बीच में एक डायलेक्टिक सिचुएशन होता है, यानी कि एक कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन होता है। इस कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन के वजह से ही हमारा सोसाइटी धीरे धीरे और डेवलप होती जाती है। यहाँ पर जब हम ह्यूमन सोसाइटी में चेंज की बात करते हैं, यहाँ पर जो भी मटेरियल फोर्सेस है उनके बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन होती है वो ही हमारा डेवलपमेंट का बेसिक फंडामेंटल कंडीशन होता है, यानी कि उसी बेसिस पर हमारे सोसाइटी में बदलाव आते हैं और साथ ही साथ डेवलपमेंट आता है। अब यहाँ पर ये डेवलपमेंट तो आ रहा है लेकिन फिर भी हमारे सोसाइटी में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है? कार्ल मार्क्स का कहना है ये जो इकोनॉमिक कंडीशन है या फिर जो भी मटेरियल कंडीशन है इसके ऊपर सारे सोसाइटी डिपेंडेंट है, यानी कि सारे जो बाकी चीज़ें हैं वो भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे लोगों के बीच में जो लीगल रिलेशन या फिर स्टेट के बीच में जो लीगल रिलेशन है, पॉलिटिक्स है, स्टेट है, ये सारे चीज़ें मटेरियल कंडीशन ऑफ लाइफ के ऊपर ही डिपेंडेंट है, यानी कि जो इकोनॉमी होता है इसके ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने और एक इम्पॉर्टेंट बात कही थी कि जो सोसाइटी में जो हम कॉन्शियसनेस देखते हैं, यहाँ पर हमें लगता है कि ये एक इंसान के अंदर की आवाज़ है, यानी कि एक इंसान खुद से ही कॉन्शियस होता है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा है कि हम मटेरियल कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि हमारा कॉन्शियसनेस किस तरीके का होगा, यानी कि आप जिस जगह पर रहोगे वहाँ पर आपकी जो मटेरियल कंडीशंस है उसके ऊपर डिपेंड होगा आपका कॉन्शियसनेस किस तरीके से तैयार होगा। जैसे अगर कोई आप फैक्ट्री ओनर के
लड़का या फिर लड़की हो तो आपका माइंडसेट उसी तरीके का होगा, यानी कि आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं सभी चीज़ें बहुत ही एक्सपेंसिव होगी और आपका दिमाग, आपका कॉन्शियसनेस उसी तरीके से बिल्ड होगा। लेकिन अगर ऑपोजिट में आप एक लेबरर के बच्चे हो तो आपके पास इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं होंगी, आपके पास छोटी छोटी चीज़ें होंगी जहाँ से आपको सोसाइटी में सिखाया जाएगा कि आप इसी में खुश रहो, भगवान आपको इतना ही दे रहा है। इस तरीके का कॉन्शियसनेस बिल्ड होता है, यानी कि कार्ल मार्क्स के हिसाब से हमारा सोसाइटी में जो भी कॉन्शियसनेस होता है वो हमारी मेटेरियल कंडीशन के ऊपर बेस्ड है। हमारा मेटेरियल कंडीशन या फिर इकोनॉमिक सिचुएशन जिस तरीके का होगा उसी तरीके का हमारा कॉन्शियसनेस भी होगा। कार्ल मार्क्स के हिसाब से हमारा सोसाइटी जो है वो इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड है। हम पहले एशियाटिक सोसाइटी देखते हैं, फिर एंशियंट फॉर्डल कैपिटलिस्ट, इस तरीके से हमारा सोसाइटी प्रोग्रेस करती ही जाती है। ये सारी चीज़ें जो है प्रोग्रेस करना ये बेसिकली इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने कहा है ये जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है या फिर जो कैपिटलिस्ट रिलेशन है ये हमारी सोसाइटी का लास्ट एंटागोनिस्टिक रिलेशन है। यानी कि हमारा सोसाइटी में हम सारी चीज़ें प्रोडक्शन को लेकर जो भी डिबेट देखते हैं ये है हमारी लास्ट स्टेज। इस स्टेज के बाद फिर कोई एक दूसरे के बीच में कोई तनाव का सिचुएशन नहीं रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन नहीं रहेगा, क्योंकि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म के बाद रिवॉल्यूशन होकर जो लोग रिवॉल्ट करेंगे, जो लेबर क्लास है वो रिवॉल्ट करके सोशलिज्म लाएंगे, जहां पर किसी भी तरीके का प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, हर किसी चीज़ के ऊपर हर किसी इंसान का इक्वल हक होगा। यहाँ पर कोई बोर्जुआ और कोई प्रोलेटेरिएट नहीं होगा, हर किसी के पास चीज़ों का राइट होगा। इस तरीके का चीज़ों के हिसाब से कार्ल मार्क्स ने कहा है कि कैपिटलिस्ट क्लास ही ऐसा लास्ट क्लास है जो एंटागोनिस्टिक क्लास होगा, उसके बाद सोसाइटी आगे प्रोग्रेस कर जाएगी। अब देखते हैं क्लास रिलेशन के बारे में कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है। हम यहाँ पर डेवलपमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। यहाँ पर डेवलपमेंट के हिसाब से कार्ल मार्क्स ने जो क्लासेस के बारे में बात की है, क्लास स्ट्रगल या फिर क्लास स्ट्रक्चर के बारे में बात की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ल मार्क्स के हिसाब से हमारे सोसाइटी में जो क्लास स्ट्रगल है वो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है, यानी कि जिसका इकोनॉमिक सिचुएशन जिस तरीके का होगा उसी तरीके का उसका क्लास स्ट्रगल होगा। यानी कि एक ग्रुप होगा जिसके पास पैसा होगा, एक ग्रुप होगा जिसके पास पैसा नहीं होगा। इसी सिचुएशन के हिसाब से हम सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल देखेंगे। अब यहाँ पर हम इकोनॉमी के बेस पर दो अलग तरीके का क्लासेस तो देख रहे हैं और यही क्लासेस के वजह से हमारा सोसाइटी में सोशल चेंजेस आ रहे हैं। यानी कि ये सोशल क्लास ही है जो हमारे सोसाइटी का सोशल चेंज का मेन एजेंट्स है। ये क्लासेस जो तैयार हो रही है वो मटेरियल कंडीशन के ऊपर डिपेंड होकर तैयार हो रही है। और कार्ल मार्क्स का कहना है जो ये क्लास रिलेशन है, एक क्लास जैसे बोर्जुआ और प्रोलेटेरिएट, इनके बीच में जो रिलेशन है ये हम बहुत टाइम पहले से ही देखते आ रहे हैं और ये धीरे धीरे मॉडिफाई हो रहा है। आज के टाइम पीरियड पे जो कैपिटलिस्ट क्लास है जो हम आज के टाइम पीरियड पे देखते हैं ये बाकी पुराने ज़माने के मुकाबले बहुत ही सिंप्लीफाइड है। यहाँ पर आज के टाइम पीरियड पे जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी है यहाँ पर हम कुछ नए तरीके का ऑपरेशंस देखते हैं। यहाँ पर साथ ही साथ जो स्ट्रगल का सिचुएशन है उसमें भी थोड़ा चेंजेस है। यहाँ पर बोर्जुआ और प्रोलेटेरिएट के बीच में जो रिलेशन है वो भी आज के टाइम पीरियड पर बहुत बदल गया है, क्योंकि यहाँ पर हम सोसाइटी में अलग अलग तरीके का टेक्नोलॉजी का यूज़ होना देखते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक डेवलपमेंट है जिसके वजह से लोगों के बीच में जो रिलेशन है वो भी बदल चुका है। लेकिन यहाँ पर फिर भी कार्ल मार्क्स के हिसाब से ये जो कैपिटलिज्म है या फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ये बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक सोसाइटी है, क्योंकि ये जो लेबरर्स है इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती है। और यहाँ पर ही कार्ल मार्क्स ने कॉन्सेप्ट दिया था पॉपराइजेशन का। पॉपराइजेशन यानी कि एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर गरीब को और ज़्यादा गरीब किया जाता है, गरीबों से चीज़ें लेकर उनको और ज़्यादा गरीब किया जाता है। यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने इसी चीज़ को समझाते हुए पॉपराइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो कैपिटलिस्ट
सिस्टम है यहाँ पर वेज लेबर्स पॉपुलर हो रहे हैं, यानी कि उनका जो गरीबी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये पॉपुलेशन के ग्रोथ के साथ साथ और भी ज़्यादा बढ़ रही है, यानी कि जो गरीब है वो और भी ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर कैपिटलिज्म के बारे में कार्ल मार्क्स ने बहुत सारी चीज़ें बताई है। यहाँ पर कैपिटलिज्म सिस्टम में हम दो तरीके का क्लास देखते हैं, एक है बोर्जुआ और दूसरा है प्रोलेटेरियट। बोर्जुआ क्लास वो क्लास है जिसके पास पैसा है, जिसके पास ओनरशिप ऑफ प्रोडक्शन है। यहाँ पर ये जो बोर्जुआ क्लास है वो मैक्सिमाइज करने के लिए अपने प्रॉफिट को वो लोगों को एक्सप्लॉइट करती है। जो भी लेबरर क्लास है उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती है ये बोर्जुआ क्लास। यहाँ पर नए मार्केट के एक्सपेंशन हम देखते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के साथ साथ ये जो एक्सप्लॉयटेशन है ये दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर बोर्जुआ के द्वारा हम सरप्लस वैल्यू भी देखते हैं जो जनरेट किया जाता है और ये अपने प्रॉफिट के लिए खुद के पास रख लेते हैं। यहाँ पर कैपिटलिस्ट्स जो होते हैं वो लोगों का और मशीन्स का जो नेचर है इसको बदल कर ये अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर जब हम मॉडर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम की बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स ने कहा है कि ये जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम है ये अपने खुद का जो डिस्ट्रक्शन का सीड्स है, यानी कि खुद के ख़त्म होने की बीजेस वो खुद ही बो रहा है। यानी कि कैपिटलिस्ट सिस्टम जो ये एक्सप्लॉयटेशन कर रही है इसके वजह से धीरे धीरे लोग रिवॉल्यूशन करेंगे। जो भी लेबर क्लास है या फिर प्रोलेटेरिएट है वो लोग रिवॉल्यूशन करेंगे। रिवॉल्यूशन करने के बाद ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है इसको ख़त्म कर देंगे, ये कार्ल मार्क्स का मानना था। अब ये कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो है सरप्लस वैल्यू। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि ये जो वर्कर्स के द्वारा जो फैक्ट्रीज है वहाँ पर जो काम कराया जाता है उनसे ज़्यादा काम कराया जाता है। अगर उनको 8 घंटे काम करना है तो उनसे 10 घंटा या फिर 12 घंटा काम कराया जाता है, लेकिन पैसे दिए जाते हैं सिर्फ 8 घंटे का। यानी कि यहाँ पर ज़्यादा टाइम से जो भी प्रोड्यूस हो रही है चीज़ें वो कैपिटलिस्ट यानी कि जो फैक्ट्री के ओनर्स है वो अपने खुद के पास ही रख लेते हैं। इसी चीज़ को कार्ल मार्क्स ने कहा था सरप्लस वैल्यू, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें तैयार होती है जो मालिक अपने खुद के पास रख लेता है, इसको उन्होंने कहा है सरप्लस वैल्यू। इसी रिगार्डिंग कार्ल मार्क्स ने अपना थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू दिया था। सरप्लस वैल्यू एक ऐसा वैल्यू होता है जो लेबरर अपने खुद के एक्सपेंसेस से देता है, यानी कि खुद ज़्यादा मेहनत करके वो चीज़ें प्रोड्यूस करता है और कैपिटलिस्ट उसको बाज़ार में बेचने के बाद उसका जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो खुद के पास रख लेता है, जिसके वजह से लेबरर को ज़्यादा लॉस होते हैं। कार्ल मार्क्स ने 2 तरीके का सरप्लस वैल्यू के बारे में बात की है, एक है एब्सोल्यूट सरप्लस वैल्यू और दूसरा है रिलेटिव सरप्लस वैल्यू। अब इसी कैपिटलिस्ट सिस्टम में हम कोमोडिफिकेशन ऑफ लेबर भी देखते हैं, यानी कि जो लेबर है उसको कमोडिटी की तरह यूज़ किया जाता है, यानी कि बाज़ार में कोई भी एक चीज़ की तरह यूज़ किया जाता है जिसको हम सेल या फिर बाय करते हैं। मार्क ने कमोडिटी की 2 एस्पेक्ट के बारे में बात की है, एक है यूज़ वैल्यू, दूसरा है एक्सचेंज वैल्यू। यानी कि अगर आप देखोगे कि आपके पास कोई भी चीज़ है, मानो आपके पास एक बैट है तो उस बैट का एक यूज़ वैल्यू होगा, आप इसको यूज़ करोगे तो इसका एक वैल्यू निकलेगा, और दूसरा होता है एक्सचेंज वैल्यू, यानी कि इस बैट को आप दूसरे किसी इंसान को बेचकर उससे पैसा कमा सकते हो। लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा है कि जो हमारा इस सोसाइटी है, कैपिटलिस्ट सिस्टम है, यहाँ पर जो लेबरर होते हैं उनका सिर्फ एक्सचेंज वैल्यू होता है, उनका कोई यूज़ वैल्यू नहीं होता है। यानी कि जो लेबरर काम कर रहे हैं फैक्ट्री में जाकर, जो वो फैक्ट्रीज में जाकर काम करते हैं उसका एक्सचेंज वैल्यू के हिसाब से उनको पैसा दिया जाता है, लेकिन उसका कोई यूज़ वैल्यू नहीं होता है। वो सारे काम अगर वो इंसान अपने घर पे करे तो उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा, उससे उसको कोई प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब
फैक्ट्री में जाकर काम करते हैं तो बहुत सारे लोग एक साथ काम करके एक चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से कार्ल मार्क्स ने कहा है कि ये जो आजकल के टाइम है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, यहाँ पर लेबर को एक कमोडिटी की तरह यूज़ किया जाता है और इनको ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक्सचेंज वैल्यू होता है, इनका कुछ यूज़ वैल्यू नहीं होता है। इस वजह से उनको काम करने के लिए फैक्ट्री में ही जितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन ही सहना पड़े, फिर भी उनको अपने इसी फैक्ट्रीज में आकर ही काम करना होता है, क्योंकि इसके बदले में, उनके काम के बदले में पैसा और किसी जगह पर वो नहीं कमा सकते हैं। अब यहाँ पर जब कैपिटलिस्ट सिस्टम की बात कार्ल मार्क्स करते हैं तो वो कहते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जब सोसाइटी में रिवॉल्यूशन आएगा। जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, यानी कि जो वर्किंग क्लास है, वो रिवॉल्यूशन करेगा। रिवॉल्यूशन के द्वारा हमारे सोसाइटी में सोशलिज्म लाएगा, यानी कि जो सोशलिस्ट सोसाइटी है उसको डेवलप करेगा। अब ये रिवॉल्यूशन के कुछ स्टेप्स के बारे में कार्ल मार्क्स ने बात की है। पहला स्टेज है क्लास इन इटसेल्फ, यानी कि जो भी क्लास है वो खुद के लिए ही सिर्फ काम करता है। क्लास के जो लोग हैं वो खुद से कॉन्शियस नहीं होते, वो सिर्फ काम करते रहते हैं। फिर क्लास कॉन्शियसनेस बिल्ड होते हैं उनके बीच में कि वो लोग प्रोलेटेरिएट क्लास से बिलोंग करते हैं, ये समझना स्टार्ट करते हैं। फिर वो लोग समझते हैं क्लास फॉर इटसेल्फ, यानी कि उन्हें खुद को इकट्ठा करके रिवॉल्ट करना चाहिए, इस तरीके का सोच उनमें आता है। फिर देखा जाता है क्लास कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो भी बोर्जुआ और प्रोलेटेरिएट क्लास है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन आता है। इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद ही हमारा सोसाइटी में रिवॉल्यूशन आता है। ये सारे स्टेजेस के बारे में कार्ल मार्क्स बताते हैं और इसी रिवॉल्यूशन के वजह से जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है वो खत्म होकर सोशलिस्ट सिस्टम आएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कार्ल मार्क्स ने स्पेसिफिक कर दिया था कि ये जो रिवॉल्यूशन है ये सोसाइटी में किस वजह से नहीं आ रहा है। ये रिवॉल्यूशन नहीं आ रहा है क्योंकि जो फॉल्स कॉन्शियसनेस है वो रिवॉल्यूशन को प्रिवेंट करता है। जो बोर्जुआ यानी कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जिनके पास पैसा है, वो एक ऐसी तरीके का फॉल्स कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहे हैं लोगों के बीच में, जिसके वजह से लोग ये रिवॉल्यूशन करना भूल रहे हैं। वो खुद में ही खुश हो रहे हैं। जैसे रिलीजियन को यूज़ करना, रिलीजियन को यूज़ करके समझाना कि आप जिस भी कंडीशन में हो, आप अपने खुद के लिए जिम्मेदार हो, आप अपने प्रीवियस जो लाइफ था उस टाइम में आपने जो भी बुरे काम किए ये उसी का नतीजा है। इस तरीके का जो सोच है ये लोगों के बीच में दिया जाता है। यही है फॉल्स कॉन्शियसनेस, और इसी फॉल्स कॉन्शियसनेस के वजह से हमारे सोसाइटी में रिवॉल्यूशन नहीं आता है। अब आज के ये जो क्लास है यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है। अब एग्ज़ाम में जब पूछा जाएगा कि मार्क्सियन पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट के बारे में लिखने के लिए जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों को सिस्टेमेटिकली सजाकर लिखना है। खासकर जो क्लास स्ट्रक्चर का पोर्शन है वहाँ से स्टार्ट करके मार्क्सियन आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सिस्टेमेटिकली समझकर एग्जाम में लिखना है। मैंने यहाँ पर इनफ मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है जिसके द्वारा आप चीज़ें समझ भी सकते हो और साथ ही साथ एग्जाम में इसको प्रेजेंट भी कर सकते हो। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई दिक्कत है समझने में तो भी आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। मैं कोशिश करूँगा कि अगले क्लास में इसको सॉल्व कर दूँ। तो अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।